ये बच्चा लोग, हम बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ा था पिछली क्लास में। उसके बाद के डॉक्ट्रिन आपने दिक्कत कर दी थी तो मैं पढ़ा नहीं पाया था, क्योंकि मैंने अल्ट्रा वायरस आपसे पूछा था तो आप में से किसी को नहीं आ रहा था, वो सिर्फ 2 बच्चों ने जवाब दिया था। चलो आज मैं फिर से अल्ट्रा वायरस से पढ़ा रहा हूँ, है ना। आइए, कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब है मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायरस इज बियॉन्ड दी पावर्स। और पावर्स कहाँ लिखी होती है, बोलो, MOA में, है ना। और उनको एग्जीक्यूट कैसे करना होता है वो लिखा होता है AOA में, है ना। अगर हम MOA के स्कोप से बाहर जाके कोई काम करते हैं, बाहर जाके यानी उसके स्कोप से बाहर जाके अगर कोई काम करते हैं, जैसे वहां लिखा है कि भैया हम लोन नहीं ले सकते और आप लोन ले लेते हो, आपकी कंपनी लोन ले लेती है, तो वो जो एक्ट होगा कंपनी का वो कैसा एक्ट कहलाएगा, अल्ट्रा वायरस एक्ट कहलाएगा। और उस एक्ट का जो लीगल इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि वो जो एक्ट होगा वो वॉइड एब इनिशियो होगा, यानी आप उस केस में किसी की भी आपके ऊपर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर आपकी कंपनी ने वो लोन ले लिया है तो आपकी कंपनी वो लोन देने के लिए लाइबल नहीं होगी, आपकी कंपनी वो लोन देने के लिए लाइबल नहीं होगी, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था लोन का वही वॉइड हो जाएगा, बिकॉज वो आपने करा है बियॉन्ड दी पावर जाके। समझ में आया। लेकिन इसी के साथ ही साथ हमने बात करी थी कि कुछ चीजें AOA में लिखी हुई है, कुछ चीजें AOA में लिखी हुई है, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि भैया अगर आप लोन लेते हो 2 लाख से ज्यादा का, अगर आप लोन लेते हो 2 लाख से ज्यादा का तो आपको SR पास करना है। ये हमने कहाँ लिख दिया, AOA में। लेकिन आपने OR पास करके दे दिया लोन, ठीक है। आपने किसी कंपनी से लोन लिया 5 लाख का और उस केस में आपने सिर्फ OR पास कराया, यानी मेजॉरिटी की कंसेंट लेके आपने उस डिसीजन को फ्रेम कर दिया। तो उस केस में बताइए, उस केस में क्या वो एक्ट अल्ट्रा वायरस होगा, क्या क्या जो वो आपने लोन लिया है क्या वो वॉइड हो जाएगा, हाँ बताइए। मैंने बोला कि आपके AOA में लिखा हुआ था कि 2 लाख से अगर ज़्यादा का लोन लेना है तो SR पास करना है, लेकिन आपने 5 लाख का लोन लिया और OR पास कर दिया। पास क्या करना था, आपने क्या पास कर दिया, आप बियॉन्ड कहाँ चले गए, AOA के बाहर। AOA में जो बात लिखी थी आपने उसको वायलेट कर दिया, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो क्या AOA की बात को, AOA का जो एक्ट ये हमने करा है, क्या ये भी अल्ट्रा वायरस एक्ट कहलाएगा। और अगर कहलाएगा तो क्या सर इसमें भी कंपनी लाइबल नहीं होगी, बताइए, क्वेश्चन ये है, बताइए। क्या कंपनी लाइबल होगी पैसा देने के लिए, तो अल्ट्रा वायरस है तो कंपनी लाइबल कैसे हो जाएगी पैसा देने के लिए। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वॉइड होगा, वॉइड होगा तो कंपनी लाइबल नहीं होगी। आप कैसे कह रहे हो कंपनी लाइबल हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा तो कंपनी कैसे लाइबल हो जाएगी, वॉइड है तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ही नहीं है, कंपनी लाइबल नहीं होनी चाहिए। हाँ सुनिए अब, सर ये एक्ट तो अल्ट्रा वायरस एक्ट कहलाएगा, लेकिन इसको हम अल्ट्रा वायरस टू दी MOA बोलेंगे, AOA बोलेंगे। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो अल्ट्रा वायरस टू AOA होता है उसको आप बाद में रेटिफाई करा सकते हो, यानी अप्रूव करा सकते हो बाय SR। यानी आप शुरू में तो आपने OR पास करा दिया, लेकिन आप बाद में अप्रूव करा सकते हो और वो ठीक हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा और यहाँ पे कंपनी लाइबल होगी, कंपनी को पैसा बैंक को लौटाना पड़ेगा। बिकॉज AOA आपका एक इंटरनल डॉक्यूमेंट माना जाता है, AOA आपका एक इंटरनल डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो ऐसा प्रिज्यूम नहीं करा जाता कि बैंक को सारी इंटरनल चीजें पता होगी, तो इसलिए अगर उसका कोई वायलेशन हो रहा है तो वहां पे कंपनी की गलती है, बैंक की गलती नहीं है, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर MOA के बाहर जाके कोई चीज होती है तो ये प्रिज्यूम करा जाता है, MOA एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है,
तो इसलिए प्रिज्यूम करा जाता है कि जो भी कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है वो बेवकूफ़ आदमी नहीं है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ के आया है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ के आया है, और सिर्फ पढ़ के ही नहीं, उसे एग्जैक्ट नॉलेज है उसकी, जो बात एमओए में लिखी है वही बात उसे पता है, ऐसा प्रिज्यूम करा जाता है, ऐसा डीम्ड है, ऐसा डीमिंग प्रोविजन है कि ये माना ही जाएगा कि उसे ये बात पता है जो एमओए में लिखी है। तब भी अगर वो उस बात का वायलेशन करता है, जैसे कि एमओए में लिखा है कि भैया दो आप लोन ही नहीं ले सकते, और तब भी बैंक आपको लोन दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब बैंक जानबूझ के कर रहा है ऐसा, और उस केस में हम कंपनी को लाइबल नहीं बना सकते। उस केस में जो ये लोन देने वाला होगा प्रोविजन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइड हो जाएगा और कंपनी लाइबल नहीं होगी। कंसेप्ट समझ में आया? बताइए। चलें आप पढ़ ले, रीडिंग मार दें, आइए। is the outside the space specified object and the power and not reasonably incidental to or necessary for the attainment of the object of the company is the ultra virus of the company and therefore void। कह रहा है कुछ भी ऐसा अगर आप करोगे जो कंपनी की पावर के बियॉन्ड है तो वो void हो जाएगा और उस केस में कंपनी लाइबल नहीं होगी। चलें आगे, आगे आइए। कह रहा है नो राइट एंड लाइबिलिटीज, कह रहा है ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी अराइज आउट ऑफ सच ट्रांजैक्शन एंड इट रिमेन्स नलिटी इवन इफ एवरी मेंबर एसेंट टू इट। चाहे सारे मेंबर, सुनिएगा, चाहे यूनानिमस कंसेंट ले लो, चाहे आप सारे मेंबर की कंसेंट ले लो, तब भी आप एमओए के बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं कर सकते। यानी जो बात एमओए में लिखी हुई है वो अगर एक बार अल्ट्रा वायरस हो गई तो वो हमेशा के लिए अल्ट्रा वायरस रहेगी। समझ में आया? चाहे सारे मेंबर कंसेंट दे दें उस चीज़ की, तब भी उसको वो उसका जो इफेक्ट होगा वो नलिटी होगा, यानी कि वॉइड होगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? मेरी हिंदी समझ में आ रही है आपको? हाँ, मराठी तो नहीं बोल रहा मैं? चलो, ऐसा आपको लग तो नहीं रहा सर उर्दू बोल रहे हैं? चलो। Consequently, an act which is ultra virus of the company does not bind the company and neither the company or nor the other contracted party can sue on it। समझ में आ गया? तो कह रहा है अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस है तो वो वॉइड है, उससे कोई भी बाइंड नहीं होता, ना सामने वाली पार्टी आप पे केस कर सकती, ना आप उस पे केस कर सकते। आगे चले। कह रहा है एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी बीइंग वॉइड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। समटाइम्स act which is ultra virus can be regularized by ratifying the subsequently। For instance, if the act is ultra virus, the power of the director, the shareholder can ratify it। if it is ultra virus the article, है ना, सुनिएगा, ultra virus the article, यानी एओए के अगर अल्ट्रा वायरस गया है और डायरेक्टर ने कोई डिसीजन ले लिया और वहां पे लिखा था कि शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, आपने लिया नहीं कराते वक्त, तो बाद में शेयर होल्डर अप्रूव कर सकते हैं अगर वो एओए के बियॉन्ड है तो। ठीक है, अगर एमओए के बियॉन्ड है तो कोई भी अप्रूव नहीं कर सकता, वो कभी भी रेटिफाई नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? द कंपनी कैन अल्टर द आर्टिकल इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इज डन इरेगुलरली, शेयर होल्डर कैन वैलिडेट इट। तो कह रहा है आर्टिकल के बियॉन्ड जाके अगर कोई काम कराए तो बाद में अल्टर भी कर सकते हो आप आर्टिकल को और उसे वैलिडेट कर सकते हो। क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ, अब इससे रिलेटेड एक केस लो है जो मैंने आपको बोला था घर से पढ़ के आना। मैंने आपको बोला था घर से पढ़ के आना मेरे बच्चे, क्या आप पढ़ के आए थे? एक बार रीड करिए, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अभी वही पढ़ रहे हैं, है ना? कंसेप्ट आप बिल्ड कर रहे हो, क्या कंसेप्ट बिल्ड हुआ अभी तक? अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड दी पावर। एमओए के बाहर जाएंगे कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता, एओए के बाहर जाएंगे तो शेयर होल्डर के अप्रूवल से बाद में रेटिफाई करा सकते हैं। अगर एओए के बाहर जाके कोई चीज़ करी है तो वो वैलिड हो सकती है अगर शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दी तो, लेकिन एमओए के बाहर जाके कोई चीज़ करी है वो हमेशा वॉइड होगी। अब इसी के ऊपर एक केस लो है, केस लो का नाम क्या है? एसबरी रेलवे कैरेज वर्सेस एसबरी रेलवे कंपनी एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। एसबरी वर्सेस रिचे बोलूंगा मैं शॉर्ट में। डन? आइए
अब मैं समझाता हूँ केस आपको, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। देखो कह रहा है द फैक्ट ऑफ द केस आर, ये है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी वर। क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है एमओए में? है क्या पढ़ा है हमने? ये क्लॉजेस पढ़े थे एमओए के। ओपीसी के केस में एक नया क्लॉज कौन सा आता है? नॉमिनी क्लॉज। अगर आप बोलोगे नॉमिनेशन क्लॉज बोलते हैं उसको, है ना, जिसमें हमें नॉमिनी बताना होता है। ठीक है, सुनिएगा। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बात लिखी हुई थी कि ये जो कंपनी है काम करेगी टू मेक सेल लैंड ऑन हायर। क्या करेगी? बनाएगी, सेल करेगी और हायर पे देगी रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स। समझ में आ रहा है? कह रहा है एंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, और ये धंधा करेगी, बिजनेस करेगी किसका? मैकेनिकल इंजीनियर का और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का। ठीक है, सुनना प्लीज ध्यान से। ये मैकेनिकल इंजीनियर रेल से रिलेटेड काम करेंगे ना, मैकेनिकल काम, और उसका जो भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट होगा रेलवे से रिलेटेड वो ले लेंगे। आगे आना आप। एंड टू परचेस लीज सेल एंड वर्क माइंस। ठीक है, एंड टू परचेस सेल एज द मर्चेंट एजेंट कोल टिम्बर मेटल ईटीसी। एज ए मर्चेंट भी काम कर रहे थे, ये कोयला वगैरह ये सब बेचते थे, टिम्बर वगैरह मेटल वगैरह। ठीक है, कह रहा है द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद, किसके साथ? रिचे के साथ। किसने कॉन्ट्रैक्ट करा? कंपनी के डायरेक्टर ने। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। क्या किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? कह रहा है हम फाइनेंस करेंगे रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन बेल्जियम में। फाइनेंस करने का मतलब अपन पैसा देंगे, तुम काम करना, है ना। आइए आगे। कह रहा है एंड द कंपनी फर्दर रेटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। बाद में क्या हुआ? इसका एक्ट रेटिफाई भी करा दिया। कैसे? शेयर होल्डर से। क्या पास करके? एसआर पास करके। ठीक है, अब मेरे को आप बस इतना बताओ, इतना समझ के, क्या ये जो एक्ट अभी हुआ है ये अल्ट्रा वायरस 2 एमओए है या एओए है? बताइए। एओए है। हाँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अल्ट्रा वायरस है ये। ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा होता है? तो अल्ट्रा वायरस ऑब्जेक्ट क्लॉज से नहीं लग रहा आपको ये? क्या क्यों? उसने रेटिफाई तो आपको दिखाने के लिए करा दिया। वॉयलेशन क्या हुई है मेरे को बताओ? क्या मेरा धंधा था क्या पैसा देना? क्या मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि तेरा धंधा है पैसा देना? नहीं लिखा। तो क्या मैं पैसा दे सकता हूं? क्या तू बैंक है क्या? बता भाई। ऐशबरी रेलवे कंपनी, क्या तू बैंक है क्या? क्या तू एनबीएफसी है? फाइनेंसिंग तो कर नहीं रहा। तेरे किसी भी ऑब्जेक्ट क्लॉज में, मेन ऑब्जेक्ट में फाइनेंसिंग का एक वर्ड नहीं है। तो हाउ कैन यू डू दैट? कैसे आप कर सकते हो? कैसे पैसा दे सकते हो? दे सकते हैं? ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा होता है बताना? मेन ऑब्जेक्ट जो हम धंधा करेंगे और उससे मिलते जुलते ऑब्जेक्ट। लेकिन उसमें क्या कहीं पे भी यहां पे लिखा है फाइनेंसिंग वर्ड लिखा था? लेकिन इसने फाइनेंस कर दिया, तो इसने एमओए का वायलेशन करा है, ना कि एओए का। समझ में आया? एओए का वायलेशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन पार्ट में कोई अगर गलती होती तो, जैसे यहां लिखा होता है कि फाइनेंस तो कर सकते हो लेकिन 2 लाख तक का ही कर सकते हो, वो भी ओआर पास करके या एसआर पास करके, या एसआर की जगह ओआर पास कर देते, तो आप कहते कि एओए का वायलेशन हुआ है सर, लोन तो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको ये समझने वाली बात है कि मेन ऑब्जेक्ट का ही वायलेशन हो गया, यानी यहाँ पे वायलेशन एओए का नहीं हुआ, किसका हुआ है? एमओए का। क्या वो रेटिफाई हो सकता है कभी? अगर आपने सारे मेंबर की कंसेंट भी ले ली ना, तब भी वो एक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। तो यहाँ पे क्या ये जो ऐशबरी रेलवे कंपनी है, क्या ये पैसा वापस देगी बैंक का? ये कहेगी मैं लाइबल नहीं हूं। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। आप क्योंकि हमारे साथ डील कर रहे हो और हमारा एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि आपको उसकी नॉलेज है। और अगर तब भी आप उसके बियॉन्ड जाके काम कर रहे हो तो भैया आप बेवकूफ हो, हम बेवकूफ
नहीं है, और ये कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। विकास सर ने हमें पढ़ाया था जब हम विकास सर की क्लास में बैठे थे कि एमओए के बियॉन्ड जाके हम जो भी काम करते हैं वो क्या होता है, अल्ट्रा वायरस होता है और वॉइड होता है। सही है, समझ में आया? आइए पढ़ते हैं। तो आगे लिखा है, कंपनी हाउ एवर रिपोर्टिएट द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग अल्ट्रा वायरस, कंपनी ने कैंसिल कर दिया और क्या बोला, ये तो अल्ट्रा वायरस था। एंड द रिचे ब्रॉट एन एक्शन फॉर द डैमेज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हिज कंटेंशन वाज दैट द कंट्री वाज वेल विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर एंड हेंस विद इन इट्स पावर। सुनना, अब रिचे भी कोई हल्का बंदा नहीं था, इंटेलिजेंट बंदा था। रिचे ने क्या बोला, आपने यहां पे एक वर्ड लिखा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, तो जो आपने मेरे को पैसा दिया है ना वो इस वर्ड में आ रहा है। जनरल काम भी तो करने का बोला है आपने। समझ में आ रहा है? आपने यहां पे लिखा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर का भी काम आप करोगे, तो रिचे बोल रहा है जो आपने मेरे को पैसा दिया है ना वो जनरल मीनिंग में आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? जब कोई केस होता है ना बेटा तो बहुत बारीकी से हर वर्ड को इंटरप्रेट करा जाता है। समझ में आ रहा है? तो रिचे ने ये बोला कि भैया जो आपने पैसा दिया है ना, आप तो बहुत उड़ रहे हो अल्ट्रा वायरस से पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर में आ रहा है। आप बताओ फिर रिचे सही बोल रहा है? तो जज साहब ने बोला रुक मेरे को पढ़ने दे। जज साहब ने पढ़ा, तो जज साहब ने बोला सुनिएगा, एक सब्जेक्ट है, एक एक्ट है जो आप इंटर में पढ़ोगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। क्या पढ़ोगे? स्टैट्यूट। वहां पे वो बताते हैं कि किसी वर्ड का मीनिंग कैसे समझना है जब आप लॉ पढ़ते हो। मैं ही पढ़ाऊंगा आपको इंटर में। तो वहां पे एक नियम है कि कभी भी अगर कोई भी जर्नल चीज पढ़ी जाएगी, सुनिएगा, कभी भी कोई भी जर्नल चीज अगर पढ़ी जाएगी और उससे पहले किसी स्पेसिफिक चीज का जिक्र होगा, तो वो जो जनरल मीनिंग होगा वो हमेशा उस स्पेसिफिक मीनिंग से जोड़ के लिया जाएगा। समझ में आया? हाँ, समझ में आया या नहीं आया? जो जनरल मीनिंग होगा वो स्पेसिफिक मीनिंग से जोड़ के लिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे जो जनरल मीनिंग लिखा है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होने चाहिए, ना कि आप फाइनेंसिंग कर दोगे। फाइनेंसिंग तो बिल्कुल ही अलग काम हो गया, आपसे आपके लिंक से हटके हो गया बिल्कुल। समझ में आ रहा है? चलें आगे। समझ में आया रिचे का कंटेंशन कैसे जज साहब ने डिफीट कर दिया? समझ में आ रहा है आपको? आगे आइए। अब कह रहा है मोर ओवर इट हैड बीन रेटिफाइड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर। रिचे बोल रहा है, कह रहा है एक तो आपने, सुनिएगा, जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड लिखा है वहां पे फाइनेंसिंग कवर हो रही है और बाद में हमने ये मेजॉरिटी से रेटिफाई भी करा दी। ये रिचे बोल रहा है। तो जज साहब का मैंने बता दिया, जज साहब क्या बोल रहे हैं। कह रहा है हाउ एवर इट वॉज हेल्ड बाई द कोर्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नल एंड void. It said that the term general contractor was associated with the engineers, that is, it had to be read in connection with the companies. समझ में आई ये बात? हाँ बोलो, समझ में आई? जैसे मैंने बोल दिया पी आनंद अकेडमी में पार्टी है और आप 5 बच्चों का नाम लिख दिया और मैंने लिख दिया ईटीसी, है ना, और मैंने ये बात नहीं लिखी कि 11th या 12th की भी पार्टी है, ना मैंने उनके बैच में कभी अनाउंस करी, तो ईटीसी का मीनिंग वहां पे आप क्या लोगे? अदर स्टूडेंट ऑफ फाउंडेशन। समझ में आ रहा है आपको? तो जो जनरल मीनिंग वहां पे निकाल रहे हो आप वो स्पेसिफिक मीनिंग से निकल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आ रहा है कुछ कुछ आपको? इंटर में और बेहतर समझाऊंगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको जनरल और स्पेसिफिक क्या खेल रहा हूं मैं? तो वही बात जज साहब ने बोली। कह रहा है इफ द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाज नॉट सो इंटरप्रेटेड इट वुड बी ऑथराइज द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय काइंड। तो कह रहा है यहाँ पे भैया जो जनरल मीनिंग, जो जनरल वर्ड यूज हुआ है वो उस सेंस में ही पढ़ा जाएगा जिस चीज का आप धंधा कर रहे हो। क्लियर है? पूरा केस समझ में आया? पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेगा? ऐसा ही आपको एक केस स्टडी बना के दी जाएगी।
सुनिएगा प्लीज। सेम ऐसे ही केस स्टडी बना के आपको दी जाएगी और बोला जाएगा कि वहां पे भी उसने ये बोल दिया कि ऐसे ऐसे ये जनरल मीनिंग में आ रहा है, तो ये अल्ट्रा वायरस नहीं है, लेकिन वो कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं कर रहा होगा। तो आप वहां पे जब आंसर लिखोगे अपना, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एमओए का क्या मतलब होता है, अल्ट्रा वायरस का क्या मतलब होता है, ठीक है। एसबेरी का केस लिखोगे, टाइम कम होगा तो बस इट वाज हेल्ड दैट लिख देना। इट वाज हेल्ड दैट, रिचे की कंटेंशन थी कि वो जनरल मीनिंग इंटरप्रेट कर रहा था, लेकिन वो इससे रिलेट नहीं करती। और जज साहब यानी कोर्ट का डिसीजन ये था कि जो जनरल मीनिंग है हमेशा स्पेसिफिक मीनिंग से ड्राइव किया जाएगा, और उस केस में हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो जनरल वर्ड यूज हुआ है वो स्पेसिफिक सेंस में हुआ है, और जो रिचे ने करा है वो नल एंड वॉइड है। क्लियर है? चलें आगे। आइए, अब एक इसी से मिलता जुलता डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बहुत सिंपल है। अगर आपको अल्ट्रा वायरस में मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि अगर आप अल्ट्रा वायरस समझोगे ना तो आगे के डॉक्ट्रीन आपको इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, खेले? नींद तो नहीं आ रही? आइए, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सुनिएगा आप प्लीज। डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि जो एमओए है ना, जो एमओए है ये क्या है, कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये कंपनी के, बोलो यार, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं ना बेटा, उसको कोई भी आदमी एक्सेस कर सकता है ना। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो डॉक्ट्रीन है वो ये बोलता है कि जब भी कोई बंदा या बंदी या आर्टिफिशियल पर्सन या एक्स वाई जेड कोई भी अगर हमारी कंपनी से कोई भी डीलिंग करने आ रहा है, हमारी कंपनी से कोई भी डीलिंग करने आ रहा है, तो उसको सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट की नॉलेज है। तो उसको सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट की नॉलेज है ना। एक जैसा टीचर वैसे बच्चे। सुनो प्लीज, आ जाओ इधर। क्या बात चल रही थी? मैंने ये बोला कि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिक, जो भी पर्सन, जो भी आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी एक्स वाई जेड जो कंपनी से डील करने आ रहा है, उसको कंपनी के हर पब्लिक डॉक्यूमेंट की क्या है, नॉलेज है ना। उसने उसे पढ़ा भी है, ये माना जाएगा। इट इज प्रिज्यूम्ड। समझ में आ रहा है आपको? ये माना जाएगा, पढ़ा हो ना पढ़ा हो। लेकिन अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी कोई भी चीज, कोई भी ऐसा पेपर जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आपने वो पढ़ा हुआ है, चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ये बात समझ में आ रही है? पक्का समझ में आ रही है? सुनना अब सुनना प्लीज। कंपनी का एमओए था, कंपनी का एमओए था, और एमओए में लिखा था कि कंपनी 10 लाख से ज्यादा का लोन नहीं ले सकती। क्या लिखा था? कहां लिखा था? लेकिन मिहिर का एक बैंक था, है ना, मिहिर बैंक लिमिटेड, और मिहिर ने कंपनी को 50 लाख का लोन दे दिया। सुनना प्लीज, मिहिर ने हमारी कंपनी को कितने का लोन दे दिया? मिहिर बैंक लिमिटेड ने हमारी कंपनी को 50 लाख का लोन दे दिया। क्या कंपनी वो लोन लौटाने के लिए लायबल होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एमओए के बाहर जाके इसने दे दिया, और हम ये मान के चलेंगे कि इसने भी एमओए पढ़ा हुआ था और तब भी ये लोन दे रहा है, तो भैया ये बेवकूफ़ है, हम बेवकूफ़ नहीं है। ऐसा जो एक्ट है ये अल्ट्रा वायरस एक्ट माना जाएगा, और कंपनी ऐसी किसी भी चीज़ में लाइबल नहीं होगी। तो यहाँ पे सुनिएगा, कंपनी के पास ये प्ली है, कंपनी के पास ये प्ली कंपनी ले सकती है कि ये चीज़ें हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है। अगर कोई बाहर का बंदा आके हमसे फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो हमारी कंपनी लाइबल नहीं होगी, बिकॉज इट इज प्रिज्यूम्ड कि वो सामने वाला बंदा सब कुछ पढ़ के आया है, चाहे पढ़ा हो चाहे
ना पढ़ाओ। समझ में आ रहा है? रीड कर लें आप। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझ में आ रहा है? आइए पढ़ के देखते हैं। आइए प्लीज, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? व्हेन द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी आर रजिस्टर्ड। सुनिएगा, कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेट हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है भैया। क्या रजिस्टर हो जाती है? एमओए और एओए। कह रहा है दे बिकम द पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड आर ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनीवन ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फी। आप यहां से बैठे बैठे रिलायंस के भी ये सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हो। बस आपको 100 रुपए की फीस पे करनी है एमसीए पे। एमसीए की साइट है, उस पर आप जाओगे, कंपनी का नाम डालोगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इंस्पेक्शन की फैसिलिटी है, आप वहां जाके किसी भी कंपनी के ये डॉक्यूमेंट देख सकते हो। बस 100 रुपए की फीस लगती है बेटा। सच बोल रहा हूं, हम लोग तो करते ही रहते हैं रोज। सही है? तो ये क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट इसलिए माने गए हैं क्योंकि साइट पे अपलोडेड है, कोई भी आदमी जाके देख सकता है। अब मान लो, सुनना प्लीज, आप किसी कंपनी से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो क्या आप चेक करोगे ये चीजें? करोगे, ऑब्वियस है। कंपनी बेच भी सकती है, कंपनी के ओनरशिप में है नहीं है, कंपनी के एमओए कैसे हैं, एओए में क्या है, कौन ऑथराइज पर्सन है, कौन साइन करेगा। एमओए एओए दोनों कर सकते हो। सही है? लेकिन अभी मैं बताऊंगा, दोनों डॉक्ट्रिन जब साथ में पढ़ाऊंगा तब फर्क। ठीक है? अभी आप इतना ही समझो कि दोनों चेक कर सकते हैं कि, और ये प्रिज्यूम करा जाता है सामने वाला बंदा सब कुछ पढ़ के आया है जो जो कंपनी के डोमेन में एज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। चलें आगे। आइए, कह रहा है हेंस एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू नो द कंटेंट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट। तो ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि अगर आप कंपनी से डील कर रहे हो तो आप ये पढ़ के आए हो। समझ में आ रहा है? अरे ऐसा तो अरेंज मैरिज में भी होता है। ये प्रिज्यूम करा जाता है कि आप सामने वाले को जान चुके हो बायोडाटा से, लेकिन असलियत कुछ और होती है। समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो? चलो, कह रहे वेदर ए पर्सन रीड द डॉक्यूमेंट, सुन लो, चाहे पढ़ा हो, वेदर ए पर्सन रीड द डॉक्यूमेंट और नॉट, ही इज presumed to have the knowledge of the content of the document। जिससे शादी होने वाली है उसका चाहे आपने बायोडाटा देखा हो चाहे ना देखा हो, ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि अगर आप शादी के मंडप पे आ गए हो कि आपने वो सब पढ़ा था। मैंने बायोडाटा में पहले ही लिखा था मेरे पहले से 4 अफेयर चल रहे हैं, तो आज तेरे को क्यों दिक्कत हो रही है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब ज्यादा समझ में आ रहा होगा आपको। सर अब रिलेट कर पा रहे हैं, अब आया मजा। देखो, ही इज नॉट ओनली प्रिज्यूम्ड, सुन लो सुन लो सुन लो, कह रहा है सिर्फ प्रिज्यूम नहीं करा, प्रिज्यूम टू हैव रीड द डॉक्यूमेंट, बट ऑल्सो 4 अफेयर मैंने वहां लिखे हुए थे, तुमने सिर्फ वो पढ़ा ही नहीं, तुम्हें यह भी पता है कि उन 4 अफेयर का मतलब क्या है। समझ आ रहा है? कुछ कुछ समझ आ रहा है? सर सब कुछ समझ आ रहा है। सुनना, सिर्फ ये नहीं माना जाएगा कि आपने उसे पढ़ा है, ये माना जाएगा कि आपने उसको समझ लिया है ना? देम इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव। Thus, if a person enter into a contract which is beyond the power of the company as defined in the memorandum or outside the authority of the director as per the memorandum or the article, he cannot acquire any right under the contract against the company। तो कह रहा है कि अगर कोई बंदा फिर भी आके कोई ऐसा काम कर लेता है जो उसके पब्लिक डॉक्यूमेंट में मना है करना, और वो कर लेता है, तो उसको कोई भी राइट नहीं मिलेगा अगेंस्ट द कंपनी। यानी यहां पे हमने कंपनी को सेफर साइड में रखा है कि कंपनी लाइबल नहीं होगी। समझ में आया? बोलो बोलो। चलें आगे, चलें, पक्का तैयार हो? आइए, अगला आ रहा है। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ गए? हाँ, ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी की साइट पे रजिस्टर होते हैं, कंपनी के रजिस्टर होने के बाद एमओए उसका रजिस्टर हो जाता है,
तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं, और पब्लिक डॉक्यूमेंट मानने की वजह से ये माना जाएगा कि जो जो बंदा कंपनी से डील कर रहा है उसको उन डॉक्यूमेंट की नॉलेज है, और तब भी वो उसके बियॉन्ड जाके कुछ काम करता है तो कंपनी लाइबल नहीं होगी। तो यहां पे हिंदी में लिख दूं कंपनी लाइबल नहीं होगी। अभी आप कंफ्यूज होगे देखना, इसलिए लिख रहा हूं मैं ये, कंपनी लाइबल नहीं, सही है। चलें आगे, तैयार हो? आ जाओ। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ, सुनिए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये एक्सेप्शन है ऊपर वाले डॉक्ट्रिन का, यानी यहां उल्टा होगा। ये एक्सेप्शन है किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ, क्लियर है? सुनो, अगर ये एक्सेप्शन है तो यहां पे कंपनी लाइबल, समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं समझाता हूं गेम। इसका भी गेम अल्ट्रा वायरस से ही आता है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, बहुत इजी है। सुनना, कंपनी के एमओए में लिखा हुआ था कि कंपनी 50 लाख तक का लोन ले सकती है। कहां लिखा हुआ था? एमओए में लिखा था कि कंपनी 50 लाख तक का, अरे यार क्या लिख दिया, लोन है भाई, है ना, कंपनी इतने का लोन ले सकती है, ये कहां लिखा हुआ है? एमओए में लिखा हुआ है। लेकिन कंपनी के एओए में लिखा हुआ है कि अगर 20 लाख से ऊपर का लोन है तो एसआर पास करना है। अगर 20 लाख से ऊपर का लोन है तो क्या पास करना है? एमओए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, अगर नहीं पढ़ोगे तो पक्का पक्का गलत लिखोगे एग्जाम में, और पास होना तो बहुत दूर की बात है। चलो छोड़ो, अटेम्प्ट भी नहीं होगा पेपर ढंग से आपसे, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सीए का एग्जाम है, ये 12th नहीं है, मैं 10 बार बोल चुका हूँ ये बात, ठीक है? और मुझसे आप अभी रिजल्ट ले लो, आप में से हार्डली एक बच्चा पास हो रहा है, हार्डली, मैं आज बोल सकता हूँ ये बात, मुश्किल से एक बच्चा पास हो रहा है आपके पूरे बैच में से। ये हालात हैं आप लोगों के, ठीक है? तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। आ जाओ, क्योंकि जो सीए करने आते हैं ना बेटा, वो बच्चे अलग होते हैं, उन्हें देख के पता लग जाता है कि हाँ बेटा तू सीए मटेरियल है, तू करेगा, और आपको देख के अपोजिट पता चलता है, सच बोल रहा हूँ। बच्चा इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहा है लॉ की क्लास छोड़ के, आप समझ सकते हो। मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हो, जरूरी थोड़ी ना है हर जगह हम पास ही हो जाएं, है ना? जहां मेहनत करोगे वहां आपको सफलता मिलेगी, सीधी सी बात है। आ जाओ। हाँ, तो कहानी क्या सेट हुई थी अभी तक, बताएगा कोई? एमओए में क्या लिखा हुआ है? ले सकती है। और एओए में क्या लिखा है? 20 लाख से ज्यादा का अगर लोन लेना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर पास करने का मतलब क्या होता है? कि आपको 75% तक की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यानी अगर 100 मेंबर हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर 100 शेयर होल्डर हैं कंपनी में, तो आपको 75% की फेवरेबल कंसेंट लेनी पड़ेगी। वो फेवर में होने चाहिए, तभी आप वो काम कर सकते हो। ये बात लिखी है, ठीक है? अब सुनना, कंपनी ने लोन ले लिया बेटा 25 लाख रुपए का। कितने का लोन ले लिया कंपनी ने? 25 लाख रुपए का, ठीक है? और कंपनी ने वहां पे पास करा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जहां पे हम
51%, मतलब अगर 50 में से 51 ने भी हाँ बोल दिया तो OR पास हो गया, यानी मेजॉरिटी विंस वाला गेम है यहाँ पे। सही है, OR पास करा लिया। अब मेरे को बताना, ये जो एक्ट करा कंपनी ने, ये जो एक्ट करा है ये बियॉन्ड दी MOA है? नहीं, MOA में तो लिखा था 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, 25 का ही लिया है। तो MOA को तो आप क्वालिफाई कर गए, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन AOA में तरीका लिखा था। AOA में क्या लिखा था बेटा? तरीका लिखा था कि लोन लेना कैसे है। अगर 25 लाख तक का है, सॉरी 20 लाख तक का है, तो आप SR पास करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से ले सकते हो, बस डायरेक्टर हाँ बोल देंगे आप ले लोगे। लेकिन अगर लोन 20 लाख से ज्यादा का है तो कंपनी बोलती है सेंसिटिव मैटर है। हमेशा नहीं बोलती, ये एग्जाम्पल में बोल रही है कंपनी। समझ में आ रहा है? कंपनी बोल रही है 20 लाख से ज्यादा का अगर लोन है तो हमने बोला है भैया शेयर होल्डर से पूछ लो एक बार, मेन मालिक तो शेयर होल्डर ही है, पैसा उनका ही है, तो अगर शेयर होल्डर हाँ बोल देंगे तो ले लेना। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने शेयर होल्डर से पूछा ही नहीं। अब सुनना, ये जो काम था OR पास करना और SR पास करना, आपको ऐसा नहीं लगता ये कंपनी का इंटरनल काम है? बोलो, कंपनी का ये इंटरनल काम है ना। कंपनी ने अपने लिए रूल बनाया है कि भैया हम SR पास करके मानेंगे, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यही बोलता है कि जो कंपनी के भीतर, कंपनी के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, वो ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि बाहर वाले को उसकी नॉलेज नहीं है, बाहर वाले को उसकी नॉलेज नहीं है। और बाहर वाले ने अगर MOA को क्वालिफाई कर दिया तो यानी बाहर वाले ने ठीक करा है और कंपनी लाइबल होगी। सही है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है इस बार? तो कह रहा है कोई भी इंटरनल वर्किंग में कंपनी की गलती है, दिक्कत है, तो उस वजह से आप बाहर वाले का पैसा मार के नहीं बैठ जाओगे। आपके MOA में ये बात लिखी हुई थी कि 50 लाख तक का आपकी कंपनी लोन ले सकती है, इसलिए उस बंदे ने आपको लोन दिया था। OR और SR आपने रूल बनाए थे, तो ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि ये इंटरनल वर्किंग से रिलेटेड है आपकी कंपनी की, तो बाहर वाले को इसकी नॉलेज नहीं है। और अगर आपने उसको कंप्लाई नहीं करा तो इसमें आपकी गलती है और इस केस में कंपनी लाइबल होगी। क्लियर है? समझ में आया? कैसे ये उसका एक्सेप्शन है, ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, कैसे ये उसका एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, ये बात समझ में आ रही है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस में पहले ये बोला गया कि बाहर वाले को पता होता है क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन अब नीचे इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि बाहर वाले पे इतना भी जुल्म मत करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर मत डालो, जो इंटरनल वर्किंग है वो तो आपको ठीक करनी पड़ेगी। और ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि बाहर वालों को इंटरनल चीजों के बारे में नहीं पता है। क्लियर है? तो उस केस में कंपनी लाइबल हो जाएगी और जितना भी आपने लोन लिया होगा वो आपको रीपे करना पड़ेगा। क्लियर है? पढ़ दूं आप, देखना अब रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। केस समझ में आ गया था ना? आइए हम पढ़ रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आइए, कह रहा है वाइल पर्सन डीलिंग विद द कंपनी आर प्रिज्यूम टू हैव रीड द पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टूड देयर कंटेंट and ascertain that the transaction is not consistent therewith, they are entitled to assume that the provisions of the article, यानी AOA की बात कर रहा है बेटा, है ना, have been observed by the officer of the company. It is no part of the duty of the outsider to see how the company carry out its internal proceedings. समझ में आ रहा है? इंटरनल प्रोसीडिंग का मतलब इंटरनल वर्किंग। समझ में आ रहा है? आगे आइए, कह रहा है इंडोर मैनेजमेंट और द इंडोर मैनेजमेंट। इंटरनल प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? इंडोर मैनेजमेंट। कह रहा है ही कैन एज्यूम दैट ऑल इज बीइंग डन रेगुलरली, यानी बाहर वाले को ये माना जाएगा, बाहर वाला ये प्रिज्यूम करेगा कि अंदर सब कुछ आप सही तरीके से कर रहे हो। समझ में आया? अब आगे आइए, कह रहा है द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दस इम्पोजेज एन इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस while doctrine of constructive notice the outsider, the principle of indoor management operate to protect the outsider against the company. सुनना, यहाँ पे ये वर्ड लिखा था
कि वाइल डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करता है कंपनी को, वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर। क्लियर है? अब इसके ऊपर भी एक केस लो है, आइए पढ़िए। इसको बेटा तरक्वान रूल भी बोलते हैं, सुनिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका केस बहुत पॉपुलर केस है तरक्वान का, मिस्टर तरक्वान का। इसको तरक्वान रूल भी बोला जाता है, पेपर में आ भी जाता है इस नाम से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तरक्वान रूल या एक्सप्लेन तरक्वान रूल, ये भी आ जाता है पेपर में। सही है? तो तरक्वान रूल अगर आपसे कोई पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और इंडोर मैनेजमेंट का मतलब मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। आइए केस पढ़ते हैं आप। सही सही समझ आ रहा है बच्चा? अरे बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ आइए, नो ब्रेक, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। एक दो स्लाइड बची हैं, देखो। ये शेयर वेयर मैं नहीं पढ़ाने वाला, खुद पढ़ोगे आप। शेयर का मतलब क्या होता है? 12th का कंटेंट है। कितने तरह के होते हैं 12th का कंटेंट है? पेड अप का मतलब क्या है? कॉल्ड अप का मतलब क्या है? अनकॉल्ड का मतलब क्या है? काइंड ऑफ शेयर, प्रेफरेंस, इक्विटी, वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये सब 12th का कंटेंट है। सही है? बस मेरे को यहाँ तक पढ़ाना है, मतलब 3 पॉइंट और पढ़ाने हैं इसके बाद। ठीक है? तो ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी हो जाएगी सीधा। क्या कहते हो? पढ़ाऊँ? आइए केस पढ़े। कह रहा है द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तरक्वान। कौन सा केस है बेटा? ये नाम है केस का, क्या? द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तरक्वान, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? तरक्वान रूल, यहाँ से निकला था इंडोर मैनेजमेंट, तो इसलिए तरक्वान रूल के नाम से भी जानते हैं। देखना क्या था केस, इंटरेस्टिंग है ये भी, उसी की तरह जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये भी मज़ेदार है, समझोगे तो मज़ा आएगा। कह रहा है मिस्टर तरक्वान वाज द ऑफिशियल मैनेजर दैट इज द लिक्विडेटर ऑफ द इंसॉल्वेंट कैमरॉन्स कोल ब्रुक स्टीम कॉल। ये इतना बड़ा कंपनी का नाम है भाई, रेलवे कंपनी। ठीक है? वो होता है ना, गाना नहीं आता तो लास्ट का बोल देते हैं, आशिक बनाया आपने, बीच का गायब है, सुनना, तो इसलिए मैंने बोल दिया रेलवे कंपनी। आ जाओ। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट। इतना पुराना एक्ट होगा कोई? देखो 1956 था ना कंपनी एक्ट, तो उससे पहले 1913 था कंपनी एक्ट, ये तो उससे भी पुरानी बात है। ठीक है? तो कह रहा है द कंपनी हैड गिवन ए बॉन्ड फॉर रुपीज बोलेंगे हम, पॉन्ड लिखा है यहाँ पे, रुपीज बोलेंगे। ठीक है? 2000 का क्या दिया था कंपनी ने? एक बॉन्ड दिया था 2000 का, किसको? रॉयल ब्रिटिश बैंक को। बॉन्ड देने का मतलब कंपनी ने पैसा उठाया, बॉन्ड इशू कर दिया, जैसे डिवेंचर इशू होते हैं। समझ में आ रहा है ना? बॉन्ड देने का मतलब क्या? एक पेपर है, हमने दे दिया, हमने आपसे पैसा उठा लिया है ना, और बोल दिया आप बाद में हम रिडीम करा लेना, जैसे डिवेंचर होते हैं। देखो, द कंपनी हैड गिवन ए बॉन्ड इतने का रॉयल ब्रिटिश बैंक को, विच सिक्योर द कंपनीज ड्राइंग एंड इट्स करंट अकाउंट। द बॉन्ड वाज अंडर द कंपनी सील, साइंड बाय 2 डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी। व्हेन द कंपनी वाज sued, it alleged that under its registered deed of settlement the article of association, यानी डायरेक्टर ओनली, सुन लेना, कंपनी क्या बोल रही है बाद में, जब पैसा, सुन लेना, जब बाद में बैंक पैसा लेने आया बॉन्ड के बदले, तो कंपनी बोल रही है डायरेक्टर ओनली हैड द पावर टू बोरो अप टू अमाउंट ऑथराइज बाय द कंपनी रेजोल्यूशन। कह रहा है डायरेक्टर सिर्फ उतना ही बोरो कर सकते हैं जितना कंपनी रेजोल्यूशन से ऑथराइज करेगी। आगे आ जाओ। कह रहा है ए रेजोल्यूशन हैड बीन पास्ड बट नॉट स्पेसिफाइंग हाउ मच डायरेक्टर कुड बोरो। सुनना प्लीज, एमओए में क्या बात लिखी थी? एमओए में ये बात लिखी थी कि जितना रेजोल्यूशन पास कर दोगे जितने का, उतना एक डायरेक्टर बोरो कर सकता है कंपनी के नाम पे। लेकिन जब कंपनी ने रेजोल्यूशन पास करा, सुनना प्लीज, कंपनी ने जब रेजोल्यूशन पास करा उस पर अमाउंट नहीं लिखी, बस लिख दिया डायरेक्टर बोरो कर सकता है। तो गलती किसकी है? कंपनी की इंटरनल गलती नहीं लग रही आपको?
आपने एमओए में लिख दिया लोन ले सकते हैं, और उतना लिख सकते हैं जितना रेजोल्यूशन में लिखा है। बाद में रेजोल्यूशन पास करते वक्त आपने उसमें अमाउंट नहीं डाली, यार मेरी क्या गलती? आपकी गलती है। कंपनी की इंटरनल गलती लग रही है नहीं लग रही? अरे बोलो, आगे आ जाओ। बोलता है हेल्ड दैट इट वाज डिसाइडेड दैट द बॉन्ड वाज वैलिड सो द रॉयल ब्रिटिश बैंक कुड एनफोर्स द टर्म। ही सेड द बैंक was deemed to be aware that the director could borrow only up to the amount of the resolution allowed. Article of association were registered with the company's house, so there was constructive notice, but the bank could not be deemed to know which ordinary resolution passed because these were not registrable. कह रहा है the bond was valid because there was no requirement to took into the company's internal working. दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट। समझ में आया? केस समझ में आया? केस किसका है बताना? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तरक्वान। हुआ क्या था? हुआ क्या था बताना, बोलो। तरक्वान कौन था? ऑफिशियल मैनेजर या लिक्विडेटर था कंपनी का। तरक्वान कौन था? एक कंपनी का लिक्विडेटर था। बाद में कंपनी ने बॉन्ड इशू करे थे रॉयल ब्रिटिश बैंक को, और बैंक बाद में अपना पैसा लेने आया, तो तरक्वान बोलता है कि भैया डायरेक्टर तो उतना ही लोन ले सकते थे जितना ऑथराइज करा है, और रेजोल्यूशन में कोई अमाउंट ही नहीं लिखी, तो तुम लोन ले ही नहीं, मतलब तुम बॉन्ड ले ही नहीं सकते, और डायरेक्टर लोन ले ही नहीं सकता, आपको बॉन्ड इशू नहीं हो सकते। लेकिन फिर वहाँ पे निकल के क्या आया? जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला कि भैया सुनो, आपने एमओए में लिख दिया कि लोन ले सकते हैं यानी बॉन्ड इशू कर सकते हैं, और आपने ही जब अपना रेजोल्यूशन पास करा तो अमाउंट नहीं डाली, तो गलती किसकी? आपकी। और ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि इंटरनल वर्किंग में अगर कोई गलती हो रही है तो बाहर वाला ये प्रिज्यूम करेगा सब कुछ ठीक है। यही तो इंडोर मैनेजमेंट है। तो ये प्रिज्यूम करा जाएगा और उस केस में कंपनी लाइबल होगी। कंपनी लाइबल होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गेम? अब नीचे आ जाओ। अब इसके भी एक्सेप्शन है। देखो, ये खुद एक एक्सेप्शन था, अब इसके भी एक्सेप्शन है ना? दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, वही वाली बात हो गई ना ये। चोरनी चोरनी मोसेरी दीदी, मोसेरी दीदी है ना। आ जाओ, सुनना। अब कहानी कहां जा रही है बताना बच्चों। हाँ, पहले हमने पढ़ा, सुनना, पहले हमने पढ़ा अल्ट्रा वायरस, उससे मिलता जुलता था कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसका एक्सेप्शन था इंडोर मैनेजमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन का एक्सेप्शन जो अब आने वाला है। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बताओ, आ रहा है ना मजा? बोर तो नहीं हो रहे? बोलो, अरे बोलो। मैं तो छुट्टी कर दूंगा, मेरा क्या जा रहा है? ज्ञान मेरे अंदर ही रहेगा, आपके पास नहीं आएगा। हाँ, जब पहाड़ पे चढ़ी गए हैं तो चोटी छू के आएंगे, है ना। आ जाओ, अब क्या पढ़ रहे हैं हम? किसके एक्सेप्शन? इंडोर मैनेजमेंट के। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा इंडोर मैनेजमेंट और एक्सेप्शन। ठीक है। ये क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कुछ गलती लग रही है मेरे को, सेक्शन देख लेना, कुछ गलती लग रही है यहाँ पे। कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में ये सारे एक्सेप्शन है। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, सुनना, जो हम ये सब पढ़ने वाले हैं, ये क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के, अरे बोलो, एक्सेप्शन। अब सुनना, एक मिनट रुको 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 रुको। ऊपर क्या लिख दो? इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी लाइबल होगी। अरे देखो, यहां मैंने कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या लिखा था? कंपनी लाइबल नहीं होगी। अब यहां पे लिख देता हूं कंपनी लाइबल आउटसाइडर को प्रोटेक्ट कर रहा है ना ये, तो यहां लिख देते हैं, वरना समझने में दिक्कत होगी, इसलिए यहां पे लिख देते हैं कंपनी लाइबल। आइए, कंपनी लाइबल। आरुषि मैडम, बढ़िया पढ़ा रहा हूं ना? आप तो पहले से पढ़ के बैठे हो फला फला टीचरों से,
फला फला टीचरों से पढ़ के बैठे हो ना आप? नहीं? हाँ, शर्म आनी चाहिए। चोरी तो चोरी कहलाएगी ना, चाहे एक बार करो चाहे 1000 बार करो, चोर तो बन गए ना। धोखा तो धोखा ही होता है, आप ये थोड़ी बोलोगे बस एक बार, है ना। दिया था क्या किसी को? मिहिर को धोखा याद आ गया, मिला होगा लगता है। चलो चले बच्चा लोग, तैयार हो? अरे बोलो, हाउ इज द जोश? गया सर। अरे बोलो यार, गला खराब है फिर भी पढ़ा रहा हूं, शर्म आनी चाहिए। ब्रेक मांगती हो दीदी आप। मैंने ना धनिया का पुदीना बना दिया ना, अगर रिजल्ट नहीं आया ना अगर मैडम, तो धनिया का पुदीना बन जाएगा, ध्यान रखना। और जलजीरे में डाल डाल के भिगो भिगो के मारेंगे आपको। आ जाओ, तैयार हो? सुनना, अब हमने इंडोर मैनेजमेंट में ऊपर क्या लिख दिया? कंपनी लाइबल। अरे बोलो यार, इंडोर मैनेजमेंट में मैंने क्या लिख दिया? कंपनी लाइबल होगी, है ना, क्योंकि आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। अब लेकिन हम उसका क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन। तो इस केस में क्या होगा? कंपनी लाइबल नहीं होगी। कहानी दुनिया गोल है मैडम। आ जाओ, तो यहां लिख दूं, ऊपर पहले लिख दूं कंपनी लाइबल होगी। ये लड़की आज तमीज से पढ़ रही है पहली बार, आज ये पूरा सो के आई है ना। कंपनी लाइबल, देखो मैं लिखने वाला था होगी। अरे बोलो, पक्का? ऐसे लिखते हैं ना, पढ़े आप? सुनना, कह रहा है, सुनना प्लीज। हेलो, इधर, हेलो मिस्टर पुदीना। एक्चुअल, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, पुदीना वर्ड थोड़ा वो है ना, मैन वाला फीलिंग आता है, मतलब जैसे जैसे टीवी चल रहा है, या आपकी टीवी चलती है। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी, सुनना ध्यान से प्लीज। अगर कोई इरेगुलरिटी है, सुनना प्लीज, अगर कोई इरेगुलरिटी है कंपनी की इंटरनल वर्किंग में, और वो आपको पता है, और वो आपको पता है, तो उस केस में कंपनी लाइबल नहीं होगी। ये माना जाएगा, सुनना, ये माना जाएगा कि आपने और उन लोगों ने मिलके ये काम रचा है। ये माना जाएगा आपने और उन लोगों ने मिलके ये काम रचा है, आपको भी इरेगुलरिटी के बारे में पता था और आपने उसको ठीक नहीं कराया। समझ में आया? आ जाओ पढ़ के देखते हैं। कह रहा है, द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज द नोटिस वेदर एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। क्या? एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। उस बंदे को, सुनिएगा, कह रहा है जो तर्कवान रूल है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, वो उस बंदे को फायदा नहीं पहुंचाएगा जिसको इरेगुलरिटी के बारे में पहले से पता था। सही है? कह रहा है ऑफ द इरेगुलरिटी, इसमें एक केस है बेटा, हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। कह रहा है वेयर द डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड द इशू ऑफ डिवेंचर टू देमसेल्फ बिकॉज दे शुड have known that the extent to which they were lending money to the company required the assent of the general meeting which they had not obtained। सुनना, इसने बोला है कि इस केस लॉ में क्या हुआ था मेरे बच्चे, ये लिखा था, सुनना, अगर इशू ऑफ डिवेंचर हो रहा है तो उसमें शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी। काम तो डायरेक्टर कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात लिखी हुई थी एमओए में, एओए में, कि अगर आप क्या कर रहे हो, डिवेंचर ले रहे हो कंपनी के, तो वहां पे शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी। और ये बात सामने वाले को भी पता थी, वो तब भी बिना अप्रूवल के डिवेंचर ले रहा है। तो अगर उसे पहले से पता था
तो ये माना जाएगा आपने, बाहर वाले ने और कंपनी ने मिलकर ये कॉल्यूजन कराया है, कंपनी इस केस में लाइबल नहीं होगी और बाहर वाले को पैसा नहीं मिलेगा। यानी उस केस में तर्कवान रूल बाहर वाले को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। बाहर वाला मींस आउटसाइडर, जिसके लिए रूल बना था। समझ में आ रहा है? देखिए लाइकवाइज एक और केस हुआ था, मॉरिस वर्सेस कैंसिन। कह रहा है डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू हिम एज ही पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग वेयर मेड द अलॉटमेंट। हिज appointment as a director also failed through because none of the director appointed him was validly in the office। कह रहा है अगर एक डायरेक्टर को ही शेयर कोई अलॉट हो रहे हैं तो वो ये नहीं बोल सकता कि ये गलत तरीके से अलॉट हुए हैं, यानी कंपनी की इंटरनल गलती है, क्योंकि तू तो खुद ही डायरेक्टर है यार उस कंपनी का और तेरे को अलॉट हुए, और कंपनी ने मान लो कोई अलॉटमेंट होनी थी, वहां पे लिखा था कि अप्रूवल चाहिए किसकी, शेयर होल्डर की, और वो शेयर तेरे को मिल गए कि डायरेक्टर को, अगर डायरेक्टर कोई शेयर लेगा तो अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, ये रूल था, और तूने शेयर ले लिए खुद, कोई अप्रूवल नहीं कराई, तो तू तो डायरेक्टर ही था तो खुद, यानी तेरे को पहले से पता था अप्रूवल की जरूरत है, तूने तब भी अप्रूवल नहीं कराई, यानी तू तो जानबूझ के कर रहा है गलती। तो उस केस में कंपनी लाइबल नहीं होगी। या लोन पे ले लो यही बात, डायरेक्टर ने लोन ले लिया कंपनी से और ये लिखा था कि भैया अप्रूवल की जरूरत है, बिना अप्रूवल के लोन ले रहा है, तो यह तो तू जानबूझ के कोल्यूजन का पार्ट है, तेरे को नॉलेज थी इरेगुलरिटी की। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको कोई ऐसा केस बना के दिया जाएगा तर्कवान रूल के अंदर जहां पे नॉलेज होगी इरेगुलरिटी की आपको, तो उस केस में कंपनी लाइबल नहीं होगी, ये एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। क्लियर है? चलें आगे, आइए अगला कह रहा है सस्पिशन इरेगुलरिटी। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है मेरे पास, सुनना प्लीज। इधर क्या लिखा मैंने, इसके बाद है फॉर्जरी और बस खत्म है ना। सुनो, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। मेरे को बताना धानिया मैडम, आप गए हो तनिष्क में, आप गए हो तनिष्क, किसका ब्रांड है बताओ पहले, कौन से ग्रुप में आता है, टाटा ग्रुप में आता है। तो आप तनिष्क में गए ज्वेलरी खरीदने, और आप भी अच्छे खासे रईस थे, आप भी रॉयल्स रॉयल्स में गए थे। जैसे ही बाहर लगी आपकी गाड़ी, आपका मन करा ज्वेलरी छोड़ पूरा का पूरा तनिष्क खरीद लेते हैं, ये वाली ब्रांच खरीद लेते हैं जहां आपकी गाड़ी लगी, बढ़िया लग रही है, चमक रही है, खरीद लेते हैं। आप गए, आपने बोला मेरे को एक वो साड़ी में होती है मैडम वहां पे बढ़िया बढ़िया सी, तो अरे हाँ मैडम यार होती है, मैडम दीदी होगी आपकी, ठीक है, और लड़के भी होते हैं टाई वाई लगा के, है ना। तो हम गए, मैडम ने बोला हाँ सर कौन सी ज्वेलरी चाहिए, मैंने कहा ज्वेलरी नहीं चाहिए, पूरी की पूरी शॉप चाहिए, सही है। मैडम ने बोला हाँ ठीक है ले लो, डन। और अंदर एक भाई साहब बैठे थे, सुनना प्लीज, अंदर एक भाई साहब बैठे थे जो अकाउंटेंट थे, वहां के अकाउंटेंट थे। वो आए, कह रहे मैं कल पेपर तैयार कर दूंगा, आप आना साइन करना, आपकी हो जाएगी शॉप। क्या बोला अकाउंटेंट साहब ने, कल मैं तैयार कर दूंगा पेपर, मैं ही तो मालिक हूं इसका, टाटा तो दिखाने के लिए मालिक मैं हूं। कौन बोल रहा है ये, अकाउंटेंट साहब बोल रहे हैं जो वहां पे बिल बिल काटते हैं, बिल बिल चढ़ाते हैं, सब कुछ देखते हैं हिसाब किताब। तो उन्होंने बोला टाटा सर तो बस दिखाने के लिए मालिक है, मालिक तो मैं हूं, आप मुझसे खरीद लो और कल से शॉप आपकी। ऐसे एक रिक्शे वाले ने ताजमहल भेज दिया था एक फॉरनर को। हाँ। उसने बोला था कि मेरा है ये, पेपर तैयार हो जाएंगे, तहसील में ले गया था उसको, वहां पेपर बना के ताजमहल भेज दिया उन्होंने। कुछ 5-6 करोड़ लिए होंगे, मुझे नहीं पता, सही भेज दिया ना। ऐसे ही आपको बंदा मिला था, काम करता था तनिष्क में ही, सुनना ध्यान से, काम करता था तनिष्क में ही, और आपको बेच रहा था पूरी की पूरी ब्रांच। अब मेरे को बताओ वहां पे सस्पिशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए कि अबे तू कहां से हो गया यार ओनर, ओनर तो टाटा साहब है, जब तक मैं टाटा साहब से नहीं मिलूंगा मेरी कैसे हो जाएगी ये शॉप। फ्रेंचाइज सिस्टम अलग है,
उसके नाम पे भी बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं, लेकिन वो सिस्टम अलग है, उससे अभी रिलेट मत करो इससे। यहां पे बस मैं दिखा रहा हूं सस्पिशन, सही है। अब सुनना मेरी बात, आपको सस्पिशन था तब भी आपने उससे खरीद लिया, कंपनी लाइबल होगी? टाटा ग्रुप से अब आप क्लेम कर सकते हो कि ये मेरी दुकान है? बोलो, कर सकते हो क्लेम? आंसर इज नो। यानी आपको पता था कि कुछ गलत हो रहा है, हाँ, यू नोन अबाउट दी इरेगुलरिटी, आपको ये बात पता थी कि देयर इज ए सस्पिशन कि ये मेरे को ये ऑनर नहीं है, लेकिन आपने फिर भी उससे खरीद लिया। एग्जाम्पल में तो आप ही हो। सुनो, तो आपने उससे तब भी खरीद लिया, तो क्या कंपनी लाइबल होगी? नहीं होगी। तो ये वाला पॉइंट, सस्पिशन ऑफ। अब पढ़ते हैं, है ना, यहां से आइए। कह रहा है वेयर द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज पुट अपॉन एन इंक्वायरी, फॉर एग्जाम्पल वेयर द ट्रांजेक्शन इज अनयूजुअल। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन लग रही है यार, तू कैसे भेज देगा? अनयूजुअल है ना। अगर यही बात रतन टाटा जी बोल रहे होते आपसे मिलके तो ये यूजुअल हो जाती। जो बंदा एक मिनट में पूरी जैगवार की कंपनी खरीद सकता है, वो 1 सेकंड में अपनी एक ब्रांच भी बेच सकता है, उसके लिए तो बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई अकाउंटेंट बोल रहा है तो आपको पता चल रहा है कि अनयूजुअल बात कर रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो, वेयर द ट्रांजेक्शन इज अनयूजुअल और नथिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज द ड्यूटीज। प्लीज इधर, प्लीज बच्चों, प्लीज, खराब हो जाएगा यार। क्या गाना बंद कर दो ना, गेट मना कर दो, फिर मना कर दो, बोल तो सर बोल रहे हैं, बोल दो, आ जाओ आ जाओ। कह रहा है इट इज द ड्यूटी, प्लीज इधर यार। अगर आप हल्का सा भी हटोगे ना तो खराब हो जाएगा आपका पूरा कंसेप्ट, पूरे डॉक्टर ही ले जाएंगे। कह रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर टू मेक द नेसेसरी, टू मेक द नेसेसरी, टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी। तो अगर आपको लगता है कि ट्रांजैक्शन अनयूजुअल हो रही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर जाके हो रही है, तो ये ड्यूटी बन जाती है आउटसाइडर की कि वो इंक्वायरी करे। आप तब भी नहीं कर रहे, कह रहे हो भेज दे तनिष्क, खरीद रहे हो उससे ब्रांच, तो बेवकूफ कौन? किसी के माथे पे थोड़ी ना लिखा होता है, अदाओं से पता चलता है। किसी के माथे पे थोड़ी ना लिखा होता है, उसकी अदाओं से ही पता चलता है कौन कितना बड़ा वाला है। आ जाओ। कह रहा है द, प्लीज इधर आ जाओ। कह रहा है द प्रोटेक्शन, इतना समझ में आया, आगे चलूं? कह रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ तर्कवान रूल इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, प्लीज इधर, नॉट अवेलेबल वेयर द सर्कमस्टांसेस surrounding the contract are suspicious and therefore invite the inquiry. Suspicion should arise, for example, from the fact that an officer is, please idhar, an officer is purporting to act in the matter which is apparently outside the scope of his authority. मजाक नहीं कर रहा था, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे कि एक ऑफिसर कैसे एक्ट कर रहा है जैसे कि वो काम उसकी अथॉरिटी में ही हो, लेकिन उसकी अथॉरिटी में नहीं है। क्या बेच सकता है वो? एक अकाउंटेंट क्या तनिष्क का एक ब्रांच बेच देगा? उसकी अथॉरिटी में नहीं है। समझ में आ रहा है? आ गया ये। अब कह रहा है इन आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ कंपनी द प्लेंथिव, देखना देखना प्लीज, प्लेंथिव एक्सेप्टेड ए ट्रांसफरर ए कंपनी प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट। कंपनी, एक अकाउंटेंट ने कंपनी की प्रॉपर्टी ही बेच दी, बेच सकता है? अकाउंटेंट एम्प्लॉय है वहां का, वो कैसे बेच देगा? ऑनर कौन? शेयर होल्डर। और मैनेजर्स कौन? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर मिलके कुछ बेच सकते हैं, अकाउंटेंट थोड़ी ना बेच सकता है। समझ में आ रहा है? आइए। कह रहे द ट्रांसफर वाज हेल्ड वॉइड, वहां पे कंपनी लाइबल नहीं होगी, या होगी? कंपनी लाइबल नहीं होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक्सेप्शन ऑफ तर्कवान रूल, जहां पे कंपनी लाइबल नहीं होगी। क्लियर है? आगे आइए। कह रहा है द प्लेंटिफ कुड नॉट have supposed in the absence of a power of attorney that the accountant had the authority to effect the transfer of the company's property. Similarly, in the
एक और केस हुआ था बिल्कुल ऐसा ही, पढ़ लेना आप। वेयर ए पर्सन होल्डिंग द डायरेक्टरशिप इन द टू कंपनी एग्री टू अप्लाई द मनी ऑफ द वन कंपनी इन द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द अनदर। कह रहा है दो कंपनी में सेम डायरेक्टर है, तो एक कंपनी का दूसरी कंपनी से डेट पे कर रहा है, कर सकता है? नहीं कर सकता, दोनों के डेट अलग अलग है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना भैया, तो दोनों कंपनी अलग अलग है, दोनों के डेट भी अलग अलग है, दोनों की लाइबिलिटी भी अलग अलग है। कह रहा है द कोर्ट सेड दैट इट वाज समथिंग सो अनयूजुअल दैट द प्लेंटिफ वर पुट अपॉन इंक्वायरी टू असर्टेन वेदर द कंपनी मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट हैड एनी अथॉरिटी इन फैक्ट टू मेक इट। Any other rule would place the limited company without any sufficient reasons for so doing at the mercy of any servant or agent should be purporting to contract their behalf। तो कह रहा है अगर कोई सर्वेंट, कोई मैनेजर अगर कंपनी के बिहाफ पे कोई भी काम कर रहा है, तो बाहर वाले की ये ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज को चेक करे कि वेदर ही इज ऑथराइज और नॉट। समझ में आया? समझ में आया? लास्ट पढ़ लें, आइए। लास्ट क्या है? फोर्जरी। अब मेरे इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, सुनना। पहले बेटा जो शेयर सर्टिफिकेट होते थे ना, अभी तो शेयर आप कैसे खरीद लेते हो? अभी तो शेयर आप ऑनलाइन खरीद लेते हो, आपके अकाउंट में दिख जाता है। आप इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अब पुराने जमाने में चलते हैं, जहां पे शेयर आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है? कैसे मिलेगा? फिजिकल फॉर्म में। कोई उसको ऑथराइज करेगा? कंपनी का कोई व्यक्ति होगा, कंपनी के डायरेक्टर के साइन होंगे, और आपको भी पता है मिनिमम कितने लोगों के साइन होने चाहिए? 2 डायरेक्टर के होने चाहिए। और पुराने टाइम में तो कॉमन सील भी लगती थी, मैंडेटरी थी। हाँ, अब सुनना, एक कंपनी का बंदा था, उसने झूठा झूठा आप सबसे 2-2 लाख रुपए उठा लिए। क्या करा? 2-2 लाख रुपए उठा लिया आपसे, और आपको झूठे झूठे शेयर सर्टिफिकेट दे दिए, कंपनी की सील लगा के फ्रॉड साइन कर दिए, फॉल्स साइन। झूठे साइन तो मार सकते हैं आप, अमिताभ बच्चन के भी मार सकते। कौन बनेगा करोड़पति का चेक दे दोगे किसी को लाके? ये ले, कौन बनेगा करोड़पति का चेक है ना? दे सकते हो ना, किसी को भी करोड़पति बना दोगे आप फॉल्स साइन मार के। फॉल्स साइन तो कोई भी मार सकता है, किसी के भी मार सकता है। तो उस बंदे ने क्या करा, आपसे 2-2 लाख रुपए उठा के आपको क्या दे दिए? फॉल्स साइन मार के झूठे शेयर सर्टिफिकेट दे दिए। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे किसका कटा? सिंपल सी बात है, कौन बना यहां पे? मैंने फिर बताया आपको कि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता, अदाओं से पता चलता है कि कौन कितना बड़ा वाला है ना? अब यहां पे क्या आप सुनना ध्यान से मेरी बात, क्या यहां पे आप कंपनी से जाके क्लेम कर सकते हो कि ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, मेरे को मेरे 2 लाख रुपए दो? कर सकते हो? कंपनी क्या बोलेगी? पहले बोलेगी सीधा खड़ा हो, और बोलेगी गाल आगे कर, और एक थप्पड़ लगाएगी कान पे आपके, और बोलेगी हाँ 1 मिनट, सब तालियां बजाएंगे बेटा। तरकौन रूल पढ़ा तो दिया, इंडोर मैनेजमेंट। दूसरा नाम है उसका, घर का नाम। आपका है घर का नाम क्या? कशु। हाँ हाँ, कशु। कशु नाम तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना आपका? आपकी कशिश मदहोश है, वो वाली कशिश, वो और किसी की बात करता है ना? सुनो, आप सुनो, ये बीच में टोक दिया दीदी ने तरकवान रूल। अच्छा खासा चल रहा था, खत्म होने वाला था, कहां पहुंचे थे हम? हाँ, कंपनी क्या बोलेगी? इधर आ, और एक खींच के थप्पड़ मारेगी, और जिधर की तरफ आपका मुंह हो जाएगा कहेगी उधर की तरफ चला जाइए। मिल गया पैसा? मिलेगा पैसा? आप बताओ। कंपनी आपको बोलेगी भैया आपका कोई बना गया, हमें पता नहीं था आप ऐसे हो, लेकिन अब अदाओं से पता चल गया। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? अब फॉर्जरी पढ़ लो। कंपनी लाइबल होगी या नहीं होगी फॉर्जरी के केस में? कंपनी लाइबल नहीं होगी। आप, अरे कोई नकली नोट भी तो आपको पकड़ा सकता है, तो क्या आप बोलोगे रिजर्व बैंक में जाके कि मेरे को तो दे दिया, मैंने चला दिया, आप भी चलाओ? हाँ, सेम वही वाली बात है। समझ में आ रहा है? दीदी क्या हुआ? हमें भी हंसवाओ, अकेले अकेले हंस रही हो यार। क्या
नकली नोट वाला। मजा नहीं आया। आ जाओ, आ जाओ, फोर्जरी पढ़ते हैं बच्चों प्लीज। सही है, तो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं ना। किसने उठाया था? उठा लिया था बेटा, सही है। बेटा कभी भी लक्ष्मी को मना नहीं करते, चेक जरूर कर लेते हैं, चेक जरूर कर लेते हैं। आ जाओ यार, पढ़ा दूं। आ जाओ, फोर्जरी के केस में, फोर्जरी भी एक एक्सेप्शन है किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ सही बोला था आपने, मैंने मना नहीं करा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है, फोर्जरी भी वन ऑफ द एक्सेप्शन, और डॉक्ट्रिन ऑफ तरकान रूल का भी एक्सेप्शन है, दोनों सेम है। चले आइए, कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई ओनली टू द इरेगुलरिटीज विच माइट अदरवाइज अफेक्ट ए ट्रांजेक्शन बट इट कैन नॉट अप्लाई टू द फोर्जरी। समझ में आया? समझ में आया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं लगेगा, और बाहर वाला जो आउटसाइडर है जिसका कट गया है उसके प्रोटेक्शन में यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि भैया आप ही बेवकूफ़ हो तो हम क्या कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे उसका लॉस हो जाएगा बेटा, और कंपनी यहाँ पे लाइबल, कंपनी यहाँ पे लाइबल नहीं होगी। आइए, कह रहा है विच मस्ट बी रिगार्डेड एज नलिटी, फोर्जरी में इन सर्कमस्टांसेस एक्सक्लूड द तरक्वान रूल इन द रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल, सही पढ़ रहा हूँ ना, कंसोलिडेटेड द प्लेंटिफ वाज ट्रांसफरी। देखो यही हुआ था, मजाक नहीं कर रहा था, लिखा हुआ है। अरे बच्चों देख लो, कह रहे प्लेंटिफ वाज द ट्रांसफरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी डिफेंडेंट कंपनी, द कंपनी सेक्रेटरी हु हैड एफिक्स द सील ऑफ द कंपनी एंड फोर्ज्ड, क्या करा था? फोर्ज द सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर, झूठे सिग्नेचर कर दिए 2 डायरेक्टर के सेक्रेटरी ने, और इशू कर दिया आपको सर्टिफिकेट। सही है, कह रहा था प्लेंटिफ कंटेंडेड दैट वेदर द सिग्नेचर आर जेन्युइन और फोर्ज was a part of the internal management and therefore the company should be stopped from denying the genuineness of the document, but it was held that the rule was never been extended to cover the complete forgery। तो सुनिएगा, इस केस में अगर फॉर्जरी से रिलेटेड कुछ आता है तो पहली बात तो आप केस लो लिख दोगे यहाँ पे, है ना? कौन सा केस लो है? रूबेन वर्सेस, ठीक है। दूसरा आप ये लिखोगे कि जो इंडोर मैनेजमेंट है और जो तरक्वान रूल है वो इरेगुलरिटी के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए आया था आउटसाइडर को, फोर्जरी से नहीं, क्योंकि फोर्जरी के केस में तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। डन? अगर कोई आपका काट के चला जाता है तो उस केस में कंपनी लाइबल नहीं होगी। सही है, चलें आगे। अब जो इसमें कंटेंट बचा है उसमें से पढ़ाने लायक मेरा कुछ भी नहीं है। शेयर्स का मतलब बता देता हूं। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल का एक हिस्सा, अंश। शेयर का मतलब क्या होता है हिंदी में? अंश। आइए, अंश के भी टाइप होते हैं, देख लीजिए। कह रहा है शेयर से मिलके क्या बनता है बेटा? शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल आपको पता है, जितना कंपनी ऑथराइज कर देती है मेमोरेंडम में। इश्यूड कैपिटल का क्या है मतलब? जितना वो इशू करती है पब्लिक को, और पब्लिक जितना मंगा लेती है, मतलब कंपनी पब्लिक जितने का पैसा दे देती है उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब। उसमें से आपने जितना मंगा लिया उसको बोलते हैं कॉल्ड अप, और जितना नहीं मंगाया अनकॉल्ड। कॉल्ड अप में से जितना पे कर दिया पेड अप, जितना पे नहीं करा। पढ़ाना है क्या कुछ इसमें? खुद पढ़ लेना। चले, काइंड ऑफ शेयर बता देता हूं। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? हैविंग प्रेफरेंस ओवर इक्विटी। प्रेफरेंस होता है इन्हें, इनके 7% चलती है, खेला है आपने 12th में बहुत सारा। इनके 12% प्रेफरेंस शेयर, यानी 12% इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। 2 तरह के होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव। कुछ पढ़ाने वाला है क्या? समझ में आ रहा है कुछ? सुना सुना लग रहा है तो सुन लेना घर जाके। सही है। इक्विटी 2 तरह की होती है, एक वोटिंग राइट और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होते हैं ये इंटर का कंटेंट है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। वोटिंग राइट भी बेटा 2 तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल वोटिंग राइट जो सब कैरी करते हैं, एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट कि हम एक अलग तरीके का अधिकार देंगे इन वाले शेयर्स को। हम ये जब इश्यू करेंगे ना तभी इसके प्रोस्पेक्टस में लिखा जाएगा कि आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट मिलेंगे।
डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब ये होता है, मैंने बोल दिया कि जिसने इसका एक शेयर लिया है ना वो 2 वोट डाल सकता है। समझ में आ रहा है? तो अलग तरह का मैंने वोटिंग राइट दे दिया, उसे ही डिफरेंशियल वोटिंग राइट कहते हैं। अब डीवीआर को इशू करने की भी अलग अलग तरीके हैं, वो इंटर में आप लोग पढ़ोगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप पढ़ लोगे, इक्विटी शेयर पढ़ लोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ लोगे, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। अभी तक सुनिएगा प्लीज, जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर हैं बेटा, पहली बार हमारी टाटा मोटर्स ने इशू करे थे हमारे इंडिया के अंदर, अभी भी वो बिकते हैं शेयर मार्केट पे, आप सर्च कर सकते हो अगर कोई चलाता है तो। टाटा डीवीआर के नाम से शेयर है, अलग है वो, टाटा मोटर्स का अलग शेयर है, टाटा डीवीआर का अलग है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप देख सकते हो। आज के लिए बेटा इतना ही था, और इसी के साथ हमारा कंपनी एक्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया। स्टडी मैट से पढ़ना आपका काम है, ठीक है, आपको पूरा स्टडी मैट से पढ़ना है। अगर आप बोलोगे तो मैं कंपनी एक्ट का, सिर्फ कंपनी एक्ट का टेस्ट रखवा दूंगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि अकेला एक्ट टेस्ट में देना चाहिए। अगर आप टेस्ट दोगे तो क्यूमुलेटिव टेस्ट देने चाहिए जिसका आपको फायदा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने बहुत पेशेंस से सुना। थैंक यू बच्चों। पूछो मैडम।